सुबह का समय था। आंगन में धूप बस फैलनी शुरू ही हुई थी। निर्मला जी अपने झूले पर बैठी अखबार पढ़ रही थी और बहू सिया रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। रसोई से घी में सिकते पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सिया बालों में तेल लगाकर लंबी चोटी बनाती तो निर्मला जी ने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, खूब खुश रहो बहू। तुम तो आते ही इस घर में ऐसे रच बस गई हो जैसे तुम सालों से इसी घर में रहती हो। सिया कहने लगी, मम्मी जी, भले ही मैं यहाँ कुछ दिनों पहले ही आई हूँ, लेकिन अब मुझे इस घर में जिंदगी गुजारनी है, तो इस घर को जितनी जल्दी अपना बना लूं मेरे लिए उतना ही अच्छा है। ना विचार में ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है। इतना बोलकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा लगा जैसे पूरे घर में मधुर घंटियां बजने लगी हों। जिस बहू में बहू बेटियां हंसती मुस्कुराती हैं, उस घर में हमेशा खुशियां आती रहती हैं। बहू की मीठी बातें सुनकर निर्मला जी पुलकित हो उठी। शादी के बाद से ही सिया ने अपनी सास के साथ बहुत प्यारा व्यवहार करना शुरू कर दिया था और निर्मला जी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वह इस घर में सहज महसूस करे। सिया का पति आर्यन भी उसे बहुत मानता था और सिया के ससुर मोहनलाल जी बहू को बेटी की तरह प्यार देते थे। एक दिन निर्मला जी शाम को बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तभी उनकी पड़ोसन शोभा उनके पास आकर बैठ गई। निर्मला जी ने अखबार मोड़कर एक तरफ रख दिया और शोभा के चेहरे की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। शोभा कहने लगी, हाँ, जो मेरे बेटे को तनख्वाह मिली है ना, उसने सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथों पर रख दी है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। निर्मला जी धीरे से बोली, इस बार भी तुमने अपनी बहू को कुछ रुपए नहीं दिए? शोभा कहने लगी, उसे रुपए देने की क्या जरूरत है, तुम तो हमेशा मुझे यही समझाती रहती हो। देखो, बहू को रुपए देने से वह कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ जाती हैं। मैं तुम्हारे बेटे आर्यन को भी तो देखती हूँ, अब उसे तनख्वाह मिलने वाली है ना। तुम्हारी बहू के आने के बाद उसे पहली बार तनख्वाह मिलने वाली है। देखो, तुम भी उसके हाथ में रुपए मत रखना। जब तक रुपए तुम्हारे हाथ में रहेंगे, तब तक वह तुम्हारी जी हजूरी करती रहेगी, वरना तुम्हारा घर में कोई सम्मान ही नहीं रह जाएगा। शोभा बोली, अरे, अगर मैं उसे महीने भर के खर्च के लिए कुछ रुपए दे दूं ना, तब तो वह पूरे महीने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। कम से कम रुपए के लालच में ही सही, वह मेरे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करती है। यह सुनकर निर्मला जी सिर पीटते हुए बोली, तुम्हें समझाना तो नामुमकिन है। शोभा कहने लगी, अरे, मैं तो यहाँ तुम्हें समझाने आई थी कि कहीं तुम मुझे गलत शिक्षा देते देते खुद कोई गलती ना कर बैठो। देखो, मेरा तो यही मानना है कि बेटे की कमाई पर माँ को कुंडली मारकर बैठना चाहिए, नहीं तो बहू रानी पति की कमाई पर ऐश करने लगेगी। उसी समय सिया किसी काम से बाहर निकल रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली। निर्मला जी शोभा की आदत को अच्छे से जानती थी। उन्होंने कहा, तुम करो जी बहू की बुराई, अब तुम मेरी भी बहू आ गई है, तो मैं अपने अनुभव से तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यह बात सिया को झकझोर गई। उसने मन में ठान लिया कि अब तो मुझे मम्मी जी से बात करनी ही पड़ेगी। बाहर वालों के सामने यह इस तरह से मेरी बुराई कैसे कर सकती हैं? अगर उन्हें मुझसे कुछ परेशानी है तो मुझे साफ साफ कहना चाहिए ना। पहले तो सिया सोच रही थी कि नई नई शादी हुई है तो वह ससुराल में खूब प्यार करेगी और सबका दिल जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ तो उसकी सास पड़ोसन के साथ बैठकर उसकी बुराई कर रही थी। उसका मन दुखी हो गया। वह तो खुद को इस परिवार का हिस्सा मानकर बैठी थी और अपनी सास को बहुत प्यार और सम्मान दे रही थी, लेकिन आज उसे झटका लगा था। क्या सच में परिवार के सदस्यों की बुराई ऐसे कोई बाहर वालों के सामने करता है? उसकी आंखें भर आई। वह भारी मन से वापस लौटने को हुई, तभी उसने निर्मला जी को कहते सुना, तुम्हारी सारी बातें मैं अच्छे से समझती हूँ, लेकिन वह बात तो तब लागू होगी ना जब बहू बुरी हो, पर मेरी बहू बहुत अच्छी है। यह सुनकर सिया के कदम ठिठक गए और वह वहीं रुककर अपनी सास की आगे की बातें सुनने लगी। निर्मला जी की बात सुनकर शोभा बोली, बहू तो सब एक ही होती हैं। शादी के बाद के शुरुआती दिनों में मीठी मीठी बातें करती हैं, झूठे प्यार और सम्मान का दिखावा करती हैं,
उसके बाद कब बेटे को अपने काबू में करके सास पर अत्याचार करने लगती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि बहू के आने के बाद भी घर के खर्चे और बाकी सारे महत्वपूर्ण फैसलों की भागदौड़ अपने हाथों में रखना। अपने बेटे की पूरी कमाई को अपनी मुट्ठी में रखोगी तो वह भी तुम्हारे सामने सिर झुकाकर रहेगा। एक बार सारे अधिकार उसके हाथों में चले गए तो तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब सिया को भी उत्सुकता होने लगी थी कि देखें निर्मला जी अब शोभा को क्या जवाब देंगी। निर्मला जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा बहुत से घरों में होता है, लेकिन मेरी बहू वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वह दिल से मेरा सम्मान करती है, मुझे भी इंसान पहचानना आता है, और मेरे बेटे की कमाई तो मैं खुद अपनी बहू के हाथों में रख दूंगी। अब वह इस घर की लक्ष्मी है, तो यह सारे काम वही संभाले तो अच्छा होगा। उसे मेरे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे जरूर दूंगी, लेकिन रुपया तो उसके हाथों में ही रहेंगे। हाँ, कुछ रुपए मैं अपनी जरूरत से भी रखूंगी, क्योंकि थोड़े रुपए तो मेरे पास भी होने चाहिए। जिस तरह मैं शादी के बाद ससुराल आई थी और 1 रुपए के लिए तरसना पड़ा था, वैसा मैं अपने बहू के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं सारे रुपए उसकी हथेली पर रख दूंगी, तभी तो उसे भी एहसास होगा कि इस परिवार में उसका महत्व क्या है। वरना हम बहू को जिम्मेदारी तो देते नहीं है और शिकायत करते रहते हैं कि बहू उस परिवार को अपना नहीं मानती। अरे, जब उसे अपना मानकर उस पर भरोसा करोगे तभी तो वह भी इस परिवार में अपनी जड़ें जमा पाएगी। यह सोच सुनकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। इधर शोभा मुंह बनाते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत भोली हो निर्मला, अपनी बहू को सब कुछ सौंप दोगी तो वह पैसे उड़ाने लगेगी। निर्मला जी जरा गुस्से में बोली, तुम मेरी बहू के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? उसमें इतनी पढ़ाई लिखाई है कि उसे पैसों का प्रबंधन करना नहीं आएगा, और वैसे भी मैं हूं ना उसे समझाने के लिए। अगर वह कोई गलती करेगी तो मैं उसकी गलती सुधार दूंगी, लेकिन अगर उसे काम करने का मौका ही नहीं दूंगी तो वह नई जिम्मेदारियां उठाना सीखेगी कैसे? शादी के बाद मेरी सास ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था। मुझे तो अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए भी उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे हर छोटी छोटी चीज के लिए मैं अपने ही घर में भीख मांग रही हूँ। मैंने कई बार उनसे कहा भी कि मुझे थोड़े रुपए दे दिया करें ताकि मैं अपनी जरूरत का सामान खुद खरीद सकूं, तो वो कहती थी, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं ला दूंगी। लेकिन जब मैं उनसे अपनी जरूरत की चीज कहती थी तो वह मेरी बात को टाल देती थी। मुझे बहुत दुख होता था और मैं सोचती थी कि काश मैं इस तरह किसी पर मोहताज न रहती। आजकल तो जमाना बदल गया है, लड़कियां बहुत समझदार हैं, अपने पैसे समझदारी से खर्च करती हैं। मैं तो यही चाहूंगी कि सिया भी खुद कमाए, अगर उसकी मर्जी हो, लेकिन तब तक आर्यन की सैलरी पर उसका भी अधिकार है और मैं उसे इस अधिकार से वंचित नहीं रखूंगी। मैंने भी तुम्हें कई बार समझाया कि तुम अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन क्या तुमने मेरी बात मानी? नहीं ना, तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अभी बातें चल ही रही थी कि तभी आर्यन ऑफिस से वापस आ गया। सिया रसोई में उसके लिए चाय बनाने चली गई। आज उसका मन बड़ा प्रफुल्लित था। उसे सचमुच लग रहा था कि उसने इस परिवार में अपनी जगह बना ली है। बेटे के आने के बाद निर्मला जी ने शोभा को विदा किया और घर के अंदर चली गई। घर में आने के बाद आर्यन ने 1 महीने की तनख्वाह अपनी माँ की हथेली पर रख दी। तब तक सिया भी चाय लेकर वहां आ गई थी। निर्मला जी ने कुछ रुपए अपने पास रखे और बाकी सारे रुपए सिया की हथेली पर रखते हुए बोली, बहू, अब से घर का खर्चा तुम देखो। सिया ने रुपए उठाए, मंदिर में भगवान के पास ले जाकर रखे और उन्हें प्रणाम करने के बाद जो पहला नोट था वह निर्मला जी के हाथों में थमाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं आपसे उम्र और अनुभव दोनों में छोटी हूँ। आप धीरे धीरे करके मुझे यह सब सिखा दीजिएगा। मुझे इतने सारे रुपए नहीं चाहिए। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे लिए यही काफी है। बस मुझे जरूरत के लिए थोड़े रुपए दे दीजिए और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह बात सुनकर निर्मला जी का मन खुशी से भर उठा। उन्होंने बहू को अपने गले लगा लिया। उन्होंने बहू को अधिकार देने की कोशिश की थी और बदले में बहू ने उन्हें सम्मान देकर रुपए वापस सौंप दिए थे। सास बहू के बीच का यह दृश्य देखकर आर्यन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह सोच रहा था
बहुत से मर्द सास बहू के झगड़ों के बीच पिसते रहते हैं, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इतनी प्यारी और समझदार माँ और पत्नी मिली है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।